नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर का यानी कि दरोगा का 1799 पोस्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैं एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे बीपीएसएससी लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप बीपीएसएससी लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने बीपीएसएससी बिहार.gov.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा 25/9/2025 के डेट में एप्लीकेशन लिंक अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करने को बोलेगा, आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया जाएगा कि आपको जो है ना फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है, और दूसरे स्टेप में फॉर्म को भरना है, और तीसरे स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2025 है। तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 05/2025 के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिहार पुलिस दरोगा का जो नोटिफिकेशन है यह आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 26 अक्टूबर 2025 रखा गया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1799 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है जिसमें लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, और फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 26 सितंबर 2025 रहेगा। आवेदन करने के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है, यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक है और महिला है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अगर आप शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन के समकक्ष यानी कि उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स अगर आपने किया है तो आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि जो आपका अपर एज होगा ना वो 1/8/2025 को काउंट किया जाएगा। नीचे अगर हम एज की बात करें तो बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला के लिए बताया गया है कि मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और अधिकतम एज 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप से रिजर्वेशन मिलेगा, और फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के यानी कि सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो केवल और केवल जो है ना पुरुष कैंडिडेट्स का ही चेस्ट लिया जाता है जिसमें मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पे स्टेप 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए। इस गाइडलाइंस को आप यहाँ से लैंग्वेज बदल के पूरा पढ़ सकते हैं कि किन किन गाइडलाइंस को आप ध्यान रखिएगा। और फिर नीचे आइएगा, नीचे में जो है ना आपको सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स दिखेगा यानी कि घोषणा, इसको आप टिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करने को बोलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना होगा, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम की अगर हम बात करें तो अगर आपका नाम रवि कुमार है तो आपका रवि फर्स्ट नेम हो गया और सर नेम जो है वो कुमार हो गया। इस टाइप से आपको अपना नेम फिल करना है। फिर नीचे यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो यहाँ पे आप जो है ना इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पे बोला गया है इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है जो मोबाइल नंबर अभी चालू हो। फिर यहाँ पे उसके नीचे बोला गया है इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, तो आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। बताया गया है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एक बार फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे पूछा गया है आपसे कि क्या आप बिहार राज्य के डोमिसाइल रखते हैं। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे
करेंगे तो सिंपली आप एक ही कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी में। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और आप अपने रिजर्वेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर नीचे आपसे पूछा गया है सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो आप अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे आपसे पूछा गया है सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले आप डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे और ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आपको बताना होगा कि आप बिहार गवर्नमेंट में पहली बार कब ज्वाइन किए थे। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे आपसे पूछा गया है कि आर यू एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन हैं? अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और एक सर्विसमैन का डिटेल्स फिल करेंगे। एक सर्विसमैन के डिटेल्स में आपको अपना पीपीओ नंबर, जब आप रिटायर किए होंगे तो आपको पीपीओ मिला होगा, उसमें पीपीओ नंबर होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना है और डेट ऑफ रिटायरमेंट बताना है। इस टाइप से आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे और फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आपके द्वारा फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है फिर आप नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करेंगे। जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी पे करना है। एप्लीकेशन फी में आपको 100 रुपए ही पे करना है, क्योंकि अब बिहार सरकार के द्वारा जो है ना एप्लीकेशन फी में छूट दे दिया गया है, इसलिए आपको 100 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, तो आप यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपका एप्लीकेशन फी अगर आप एक बार पे कर देंगे तो आप अगर कैंसिल करेंगे या कुछ आपसे गलती हो जाएगा तो वो पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसबीआई ई पे का ऑप्शन खुलेगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन मेरे लिए सबसे आसान ऑप्शन है यूपीआई, तो मैं यूपीआई को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को मैं अपने मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप से स्कैन करूंगा और पैसा को पे करूंगा। पैसा को पे करते ही पेज रिफ्रेश होगा और इस टाइप से हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप अपने पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपसे कुछ गलत डिटेल्स इंटर हो चुका है तो अब आप उस डिटेल्स में कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दूसरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। तो मेरा सारा डिटेल सही है तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। तो बोल रहा है कि आप अपने एजुकेशन डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स को रेडी रखिए। तो मेरा एजुकेशन डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स रेडी है तो मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे बहुत सारा गाइडलाइंस लिखा हुआ है। अगर आप इस गाइडलाइंस को पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हिंदी में कर लीजिएगा और पूरे गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा। आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पोस्ट पूछा गया है, तो एक ही पोस्ट का नेम है सब इंस्पेक्टर, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम जो है ना वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर उसके नीचे आपको अपनी माँ का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपको नीचे जो है ना अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, इस टाइप से आपको यहाँ पे बताना है। उसके नीचे यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप पूछा गया है, तो इसमें से आप कौन से आईडी कार्ड को देना चाहते हैं उस आईडी कार्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास आधार कार्ड अवेलेबल है, मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लूंगा। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे यहाँ पे इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यानी कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे में आपसे पूछा गया है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं। अगर हैं तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे जो है ना रिलेशनशिप बताना है फ्रीडम फाइटर से, यानी कि आपके दादा दादी या नाना नानी अगर फ्रीडम फाइटर थे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा कि आप उनकी पोती हैं या पोता है या नतनी है या नाती हैं, इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है। और फिर नीचे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको अपना फिल करना है, जो फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट है उसका नंबर, और जो आपका फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। और नीचे में आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बताना है, जैसे कि आप 10th क्लास जो है ना वो किस बोर्ड से पास किए हैं, तो आप अपने 10th क्लास जिस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। अगर आपके पास पासिंग
सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे मार्कशीट का इशू डेट आपको यहाँ पे बताना होगा। मार्कशीट का इशू डेट और पासिंग सर्टिफिकेट का इशू डेट दोनों अलग अलग होता है। अगर आप यहाँ पे अपना पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर फिल करते हैं तो यहाँ पे बगल में आपको अपने पासिंग सर्टिफिकेट का इशू डेट सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप अगर मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे बगल में आपको जो है ना मार्कशीट का इशू डेट बताना होगा। फिर नीचे में आपको अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताना होगा कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट का कोई कोर्स किया है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। जो भी नंबर आप फिल करते हैं यानी कि जिस सर्टिफिकेट का नंबर आप फिल करते हैं उसी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर नीचे में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप उसका भी जानकारी फिल कर दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का जानकारी फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ये अगर आप फिल कर देते हैं तो मान लीजिए कि दो कैंडिडेट्स का बराबर बराबर नंबर आ जाता है तो उस केस में जिसके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है उसको वरीयता दिया जाता है। इसलिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम बताइए और फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर फिल कीजिए और सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको बताना है। उसके नीचे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। अगर हम एड्रेस डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पे आप अभी रह रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर पूछा गया है तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। उसके नीचे आपसे स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम पूछा गया है तो उसको आप फिल कर दीजिएगा। फिर उसके नीचे आपसे विलेज या टाउन का नाम पूछा गया है तो उसको आप फिल कर दीजिएगा। फिर आपसे जो है ना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम पूछा गया है और उसके नीचे आपको अपनी राज्य का नाम सिलेक्ट करना है कि आप किस राज्य का एड्रेस फिल कर रहे हैं। तो अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो केवल यहाँ पे बिहार का ही ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे उस स्टेट के बारे में जानकारी फिल किए हैं तो यहाँ पे सभी स्टेट का नाम आएगा। आप अपने स्टेट का चयन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जिला का नाम बताना है तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसी के अनुसार यहाँ पे जिला का लिस्ट खुल के आएगा। आप अपने जिले का नाम चयन कर लीजिएगा और उसके नीचे आपको अपना पिन कोड फिल करना है तो आप अपना पिन कोड फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका दोनों एड्रेस जो है ना वो सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम सेम नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देंगे और जिस टाइप से अलग अलग आपका एड्रेस है उसी टाइप से आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके नीचे अब आपको यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन देना है क्रिमिनल केस के बारे में। अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूपीएससी या एसएससी या एसपीएससी या किसी भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से रोका गया है। अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। अब उसके नीचे आपसे क्रिमिनल केस के बारे में पूछा गया है तो क्रिमिनल केस के बारे में जो है ना आपको 5 डिक्लेरेशन देना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके विरुद्ध कभी कोई एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अगर किया गया है तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और उसका जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 नंबर यानी कि बी ऑप्शन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आवेदन पत्र जमा करते समय आपके विरुद्ध न्यायालय या पुलिस में कोई आपराधिक शिकायत मामला या एफआईआर या आपराधिक मामला लंबित है। अगर है तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब फिर नीचे यहाँ पे 3 नंबर यानी कि जो सी ऑप्शन है इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। अगर इस टाइप के आप कैंडिडेट्स हैं जिनको हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर उसके नीचे 4 नंबर यानी कि जो डी ऑप्शन है इसमें यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर कभी किसी आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया गया है और आपको न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या बरी किया गया है। अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे में जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यानी कि जो ई नंबर ऑप्शन है इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर कभी किसी अच्छे आचरण आदि के लिए कोई बॉन्ड भरवा कर न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की गई है। अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसका जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। मेनली अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सभी में आप नो नो कर दीजिएगा। और उसके नीचे
यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो के बारे में बताया गया है कि किस टाइप का आप फोटो अपलोड करेंगे तो लेगा। बताया गया है कि फोटो में दोनों कान आपका दिखाई देना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, गुड क्वालिटी का फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, 100 केबी से कम का आपका फोटो होना चाहिए। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है, ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 केबी से कम का आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करके अपलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे जो है ना IMA रिसाइजर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप IMA रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने imresizer.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे रिड्यूस के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो भी फोटो को आप बिहार दरोगा के फॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि इस फोटो को मैं बिहार दरोगा के फॉर्म में अपलोड करना चाहता हूं, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूं। इसका फाइल साइज जो है वो मांगा गया है 100 केबी से कम, तो मैं यहाँ पे 90 सिलेक्ट कर लूंगा। यूनिट मेरा केबी रहेगा, फॉर्मेट मेरा जेपीजी रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, ऑटो रिसोल्यूशन और फिक्स रिसोल्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। यूनिट यहाँ से मैं सेंटीमीटर कर लूंगा। विड्थ बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट बोला गया है 4.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से मैं इसको कर लूंगा और ऊपर आऊंगा। ऊपर में यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, मैं डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लूंगा। आप देख सकते हैं मेरा फोटो जो है ये डाउनलोड हो चुका है 71.1 केबी में 26 सितंबर 2025 के डेट में। मैं यहाँ पे बिहार दरोगा के फॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊंगा और फोटो वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मैं डाउनलोड में हूं, आप देख सकते हैं। इसी फोटो को मैंने 71.1 केबी में रिसाइज किया है imresizer.com से 26 सितंबर 2025 के डेट में। मैं इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब मुझे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 50 केबी से कम में अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली imresizer.com के वेबसाइट पे आऊंगा, अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट न्यू इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और जो भी मेरा इंग्लिश सिग्नेचर है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। और इसको बोला है 50 केबी से कम में, तो मैं यहाँ पे 45 केबी कर लूंगा। यूनिट मेरा केबी रहेगा, फॉर्मेट मेरा जेपीजी रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊंगा, फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ऑटो रिसोल्यूशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद ऊपर आके यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, मैं डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं 41.3 केबी में मेरा इंग्लिश सिग्नेचर डाउनलोड हो चुका है। मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर फॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊंगा और इंग्लिश सिग्नेचर वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। आज के डेट में यानी कि 26 सितंबर 2025 के डेट में 41.3 केबी में मैं अपना इंग्लिश सिग्नेचर बनाया हूं, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इसी टाइप से मैं अपना हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड कर लूंगा और यहाँ पे बगल में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी डिटेल्स मैंने फिल किया है वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा और प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज खुला हुआ है। जितना भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाया गया है सभी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो नीचे आप डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, क्या आप अपना डिटेल्स वेरीफाई कर लिए हैं। तो मैं अपना डिटेल्स वेरीफाई कर लिया हूँ। मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो मैं श्योर हूं, मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे बोलेगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। और नीचे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाएगा, यही मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पे नीचे में ब्लैक कलर से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ अपने ड्राइव में सेव कर लूंगा ताकि जब मुझे इसका जरूरत लगे तो मैं इसका यूज कर पाऊं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का 1799 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।